अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज का जो जल संकट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम है, उसके तनाव को लेकर आज ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जब तक लेबनान और इज़राइल के बीच युद्ध विराम रहेगा तब तक ये समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा। खबर ये है कि लेबनान और इज़राइल ने 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति जताई है। अब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सीज़फायर अब ख़त्म होने को है, जिससे युद्ध की टेंशन अभी भी बनी हुई है। उधर पाकिस्तान में शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो ज़बरदस्त खींचतान चल रही है, उसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ठीक इसी समय पर भारत की बगल में एक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। क्या आपको लगता है कि जो देश भारत की रोटी पर पलता हो, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था भारत के दान पुण्य और व्यापार पर टिकी हो, वो भारत को आंख दिखा सकता है? सवाल गंभीर है। सवाल तो ये भी है कि आखिर नेपाल के नए प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला प्रहार भारत पर किया। जी हाँ, ये खबर आपको कहीं पे भी देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जिसे हमने छोटे भाई की तरह माना है, इन्होंने भारत के ऊपर एक छोटा सा टैक्स या फिर लगा दिया है। तो ये टैक्स है या चीन का ये खतरनाक प्लान है जो नेपाल के जरिए भारत की सीमाओं में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। आखिर नेपाल के इस नए आदेश ने यूपी और बिहार के उन लाखों कारोबारियों का क्या होगा जिनका घर इसी सीमा व्यापार से चलता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी सीमाएं सील कर दी तो क्या नेपाल का अस्तित्व बच पाएगा? आज पूरी कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कूटनीति सिर्फ टेबल पर होती है। नहीं, सच में कूटनीति सड़कों और सरहदों के ऊपर होती है। और ये अजब खेल है जिसमें नेपाल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दुनिया की नज़रें आज भी ईरान के उस समुद्री रास्ते के ऊपर टिकी हुई है जहां अमेरिका के जंगी जहाज़ और ईरान की मिसाइलें आमने सामने खड़ी है। हर पल ये डर है कि कहीं एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्वाहा न कर दे। लेकिन भारत के लिए असली सिरदर्द अभी ईरान नहीं है, बल्कि अपना ही वो पड़ोसी देश बन रहा है जिसे हमने हमेशा अपना छोटा भाई माना। नेपाल में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, वहाँ की तो हवा ही बदल गई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने पद संभालते ही भारत के विरुद्ध एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसने सरहद पर रहने वाले लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। ये आदेश सामान्य दिखता है पर सामान्य है नहीं। भारतीय सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी का ये आदेश है। अगर कोई भी नेपाली नागरिक या व्यापारी भारत से 100 से ज़्यादा का सामान खरीद कर नेपाल ले जाता है तो उसे भारी टैक्स देना होगा। सुनने में ये 100 रुपया बहुत ही छोटी रकम लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की जो प्लानिंग है वो बहुत ही गहरी और ख़तरनाक है। ज़रा सोचिए, यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बिहार के रक्सौल या जोगबनी जैसे इलाकों में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो रोज़मर्रा का सामान नेपाल भेजते थे, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। नेपाल की सरकार ने सीधे सीधे
उन गरीब व्यापारियों और आम जनता पर डंडा चलाया है जो सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते के दम पर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन क्या नेपाल ये भूल गया कि उसकी रसोई में जलने वाला गैस सिलेंडर भारत से जाता है? उसके वाहनों में दौड़ने वाला पेट्रोल डीजल भारत की पाइपलाइनों से जाता है। उसकी थाली में सजने वाला नमक और चावल भारत के खेतों से पहुंचता है। अगर भारत ने अपनी सप्लाई चेन का एक भी पेच ढीला कर दिया तो नेपाल के पहाड़ों पर हाहाकार मचना तय है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शायद ये समझ रहे हैं कि चीन की गोद में बैठकर वो भारत को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि चीन जिस जमीन को बचाने का वादा कर रहा है उसी जमीन को वो धीरे धीरे निगल भी रहा है। वो भूटान जिसने आज तक अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा किया है और उसी के कारण आज वह दुनिया का सबसे सुखी देश माना जाता है। लेकिन नेपाल बार बार यही गलती कर रहा है जो उसने 2015 की नाकेबंदी के समय की थी। उस समय भी नेपाल की अकड़ ढीली करने के लिए भारत को कड़े फैसले लेने पड़े थे। अब 2026 के इस दौर में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तब नेपाल का यह रवैया उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। मोदी सरकार के पास अब यह विकल्प है जो नेपाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला सकता है। क्या होगा कि अगर भारत ने नेपाल को दी जाने वाली बिजली काट दी? क्या होगा अगर कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट से नेपाल जाने वाले कंटेनरों को तकनीकी जांच के नाम पर रोक दिया जाए? नेपाल पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके पास समुद्र तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय भारत। नेपाल के इस नए राजा को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि चीन उन्हें नया रास्ता दे देगा, लेकिन चीन के तिब्बत वाले रास्ते इतने कठिन और महंगे हैं कि वहाँ से सामान मंगवाना नेपाल के बस की बात नहीं है। चीन जो रेल लाइन बनाने का सपना दिखा रहा है वो नेपाल को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देगा कि नेपाल का हाल भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। नेपाल की ज़मीन को चीन जिस तरह से सालाना स्लाइसिंग के जरिए कब्जा रहा है उस पर नेपाल की नई सरकार खामोश है, लेकिन भारत के 100 रुपये के सामान पर उसे मिर्ची लग रही है। ये सीधा सीधा भारत की भावनाओं और आर्थिक हितों पर हमला है। नेपाल की जनता खुद इस फैसले से परेशान है क्योंकि वहाँ महंगाई अब आसमान छूने वाली है। जो चीज़ें भारत से उन्हें सस्ती मिल जाती थी, अब उसी के लिए अपनी सरकार अपनी तिजोरी भरती रहेगी और उनका बजट बढ़ता जाएगा। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, चाहे वो 2015 का भयंकर भूकंप हो जब भारत का राहत दल सबसे पहले काठमांडू पहुंचा था, या फिर कोरोना काल में वैक्सीन और दवाइयों की सप्लाई हो। भारत ने ये कभी नहीं देखा कि नेपाल का राजनीतिक रुख क्या है। हमने हमेशा वहाँ की जनता का भला चाहा, लेकिन जब देश के मान सम्मान की बात आ जाए, देश के व्यापारियों के हितों की बात आ जाए, तब कठिन फैसला भारत सरकार को लेना पड़ेगा। भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब सीमा पर सघन चेकिंग कर रही है। जो खुली सीमा नेपाल के लिए एक वरदान थी, अब वह उसी के लिए एक सिरदर्द बनने वाली है। भारत अगर चाहे तो नेपाल के टूरिज़्म सेक्टर को एक झटके में ठप कर सकता है, क्योंकि नेपाल आने वाले 70% से ज़्यादा पर्यटक भारत के रास्ते से ही जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का ये कदम दरअसल एक पॉलिटिकल स्टंट जैसा ही लगता है, ताकि वो अपनी जनता को ये दिखा सके कि वे भारत के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। चीन चाहता है कि नेपाल और भारत के रिश्ते इतने खराब हो जाए कि नेपाल पूरी तरह से बीजिंग पर निर्भर हो जाए। लेकिन नेपाल को ये समझना होगा कि चीन सिर्फ व्यापार करना जानता है, रिश्ते निभाना नहीं।
भारत के साथ नेपाल का रिश्ता खून का है, संस्कृति का है और धर्म का भी है। पशुपतिनाथ की धरती पर अगर आज विकास की किरणें पहुंच रही है तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन नेपाल ने जो पंगा लिया है वो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं होगा कि कोई भी पड़ोसी हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगा। अब जो वातावरण बनने के लिए जा रहा है वो नेपाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। भारत के व्यापारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर नेपाल ने ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो भारत से होने वाली सप्लाई को वो पूरी तरह से ठप कर देंगे। सोचिए, अगर नेपाल के पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो जाए, अगर वहाँ के अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो जाए और वहाँ के बाज़ारों से खाने पीने का सामान गायब हो जाए, वहाँ की जनता क्या करेगी? क्या ये अपने प्रधानमंत्री के इस फैसले का समर्थन करेगी? बिल्कुल नहीं। नेपाल में पहले ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और ऐसे में भारत के विरुद्ध खुला हुआ ये मोर्चा उनके लिए एक सुसाइड मिशन साबित होगा। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया है, लेकिन अब लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है। नेपाल की इस हरकत ने भारत के उन रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो हमेशा नेपाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। अब बात सीधे सीधे इकोनॉमिक वॉरफेयर की ओर जा चुकी है। नेपाल ने जो 100 रुपये वाली बंदिश लगाई है, टैक्स लगाया है, वो हकीकत में भारत की उस सॉफ्ट पावर को चुनौती देने की कोशिश है जो सीमावर्ती इलाकों में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। किंतु भारत ने जब जब अपना रुख कड़ा कर लिया है तब हर उस ट्रक की बारीकी से जांच खोजी जो नेपाल से जा रहा है। हर उस ट्रांजिट रूट पर पाबंदियां लगा सकती है जिनका इस्तेमाल नेपाल दुनिया से जुड़ने के लिए करता है। नेपाल को ये समझना होगा कि भारत के बिना उसकी तरक्की संभव नहीं है। चीन की दीवारें उसे सुरक्षा नहीं बल्कि गुलामी दे सकती है। अगले कुछ दिनों में नेपाल के अंदर जो कोराम मचने वाला है उसका अंदाज़ा शायद काठमांडू में बैठे उन नए सत्ता के शासकों को नहीं है। जैसे ही भारत की ओर से कड़े आर्थिक फैसलों की घोषणा होगी, नेपाल की मुद्रा यानी नेपाली रुपया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। नेपाल की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उन भारतीयों से आता है जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। अगर भारत ने अपने वर्क परमिट नियमों को सख्त कर दिया तो नेपाल के हज़ारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। ये कोई धमकी नहीं है, बट ये कड़वी हकीकत है जिसे नेपाल की नई सरकार पता नहीं क्यों लेकिन नज़रअंदाज कर रही है। भारत ने हमेशा नेपाल के साथ शांति और सहयोग की बात की है, लेकिन अब समय आ गया है कि नेपाल को उसकी औकात और अहमियत दोनों समझाने पड़ेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच दुनिया भले ही कहीं और देख रही हो, लेकिन दक्षिण एशिया में एक नया मोर्चा खुल गया है। नेपाल ने भारत को आंख दिखाकर ये जो गलती की है उसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ सकती है। भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना नेपाल की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या नेपाल पर फिर से आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा होगी या फिर भारत कूटनीतिक तरीके से नेपाल के अंदर ही ऐसा बदलाव लाएगा कि चीन की सारी चालें धरी की धरी रह जाए? अब इसके लिए तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी और देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध आने वाले समय में कैसे रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।